2004 स्पेन नेशनल टीम परेशान हो रही थी। उसके मैनेजमेंट परेशान थी कि इतनी बढ़िया टीम होने के बाद, वन ऑफ द बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम होने के बाद भी उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। एक आदमी आता है लुइस अरागोनस नाम का। ही बिकम मैनेजर एंड ही प्रॉमिस द मैनेजमेंट स्पेनिश एफए दैट ही विल लिफ्ट 2006 वर्ल्ड कप इफ ही गेट चांस टू बिल्ड देयर टीम। स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन उस पर भरोसा करती है, बट स्पेन नॉकआउट हो जाती है राउंड ऑफ 16 में ज़िनेडिन ज़िदान की उस फ्रांस से, जो बाद में पता है क्या फक ऑफ कर देता है वो। 2006 में जब आयरलैंड के खिलाफ स्पेन हार जाती है तो लुइस अरागोनस एक डिसीजन लेता है कि अब वो राउल को ड्रॉप करेगा। बिगेस्ट आइकन ऑफ दैट टीम, राउल इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। बड़ा शॉकिंग ना बात था, फैंस चिढ़े हुए थे, मैनेजमेंट समझ नहीं आया था, बट दे ट्रस्ट हिम क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। और लेकिन अब लुइस अरागोनस चेंज लाने वाला था स्पेन की आइडेंटिटी में। जो बुल मेंटेलिटी थी अब वो शायद जाने वाली थी, और अब काउंटर अटैकिंग की जगह पे वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने वाले थे। उसके पास प्लेयर्स था जावी, इनिएस्टा, जाबी अलोंसो, फैब्रेगासियस, और उसने रिप्लेस किया राउल को डेविड वी और फरहान टोरेस से। मतलब राउल को ड्रॉप किया गया है और डेविड वी और फरहान टोरेस जैसे प्लेयर आए हैं। कोई नहीं। लुइस अरागोनस एक ईगोइस्टिक टाइप का मैनेजर था, वो कॉकी था, वो बोल रहा है तो फिर वो होना चाहिए, कुछ इस तरीके का मैनेजर था। 2008 यूरोस, राउल के बिना ये टीम गई और ग्रुप स्टेज स्टॉप किया इन्होंने। इटली को जब हराया तो ये टीम बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस थी कि अब शायद हम जीत सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। 2008 यूरोस स्पेन जीत गई पहली बार कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी 1964 के बाद, डायनासोर एज के बाद। मतलब क्या पता कहीं हो रहा था, लेकिन स्पेन को मिली अपनी पहले इंटरनेशनल अचीवमेंट 21st सेंचुरी में। और लुइस अरागोनस ने एक टीम खड़ी की थी, गजब की टीम, जिसमें कैप्टन थे इयान कसियस, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर, जो 2008 से 2016 तक कैप्टन भी रहे। फैब्रेगासियस, जो जावी इनिएस्टा से कम मैच खेलने के बाद भी स्पेन के लिए ज़्यादा असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। एक विजनरी जावी अलोंसो, जिसकी एबिलिटी कुछ अलग ही थी। यह टीम कत्ल मचा रही थी, और इसमें फ्लेवर था बार्सिलोना का। वो पोजीशन बेस खेलते थे, बार्सिलोना जिसकी आइडेंटिटी पोजीशन बेस पे थी, और प्लेयर्स के अंदर बॉन्ड था डिस्पाइट दैट राइवलरी बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड की इंग्लैंड से एकदम विपरीत। तो मैंने कल परसों की वीडियो में जैसे बताया कि इंग्लैंड के वो गोल्डन जनरेशन सक्सेस होने का एक कारण ये भी था कि प्लेयर एक दूसरे को हेट करते थे अपने टीम में भी, बट ऐसा स्पेन के साथ नहीं था। सर्जियो रामोस और पीके दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन काफ़ी कूल थे, काम थे, एक साथ खेलना पसंद किया करते थे। और 2010 आया वर्ल्ड कप ईयर। वर्ल्ड कप डेल बॉस्के तब तक बन चुके थे कैप्टन, मतलब मैनेजर। सब कुछ जीत लिया था उन्होंने, क्लब फुटबॉल में सब कुछ जीत के आए थे इधर ईगोज मैनेज करने। 2010 वर्ल्ड कप आया, स्विट्जरलैंड छोड़ के टीम किसी से नहीं हारी। 2010 के सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी को नॉकआउट किया कार्लोस पियोल के वो हेडर से, और इनिएस्टा का 116वें मिनट में वर्ल्ड कप फाइनल का वो गोल, फैब्रेगासियस का असिस्ट था। जीत चुकी है स्पेन वर्ल्ड कप भी, 2 साल 2 मेजर ट्रॉफी। 1964 से 2008 के बीच में टीम कुछ नहीं जीती, बट अब कुछ अलग दिख रही है ये टीम। पागलपन, कुछ अलग सा चल रहा है। पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, माँ का आँख, मतलब बॉल ही नहीं दे रहे हैं अपोनेंट को, मिडफील्ड में रुला कर रख दिया, जैसा कि स्ट्रेंथ रहा है स्पेन का शुरू से। एक कमाल की मिडफील्ड हमेशा इनके पास रही, पोजीशन बेस में खेला। फरहान टोरेस, डेविड विया जैसे स्ट्राइकर थे, जो डेविड विया काफ़ी पीछे ड्रॉप भी करते थे, तो वो डिफेंस के लिए भी काम करते थे। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, वो बॉल ना गिव करना, लेजेंडरी प्लेयर्स इनिएस्टा, जावी जैसे, बुस्केट फिर उसमें रोल बने बहुत इंपॉर्टेंट। और वो बार्सिलोना स्पेन की टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि वो आइडेंटिटी उस जैसा था, पोजीशन बेस्ड टिकी टाका। 2012 यूरोस
ज़्यादा बात नहीं करते हैं इसमें, लेकिन इटली को 4-0 फाइनल में हरा दिया। क्रेजी कुछ भी हो रहा था। और उसकी खासियत ये थी कि डेविड विया उस टूर्नामेंट के लिए इंजर्ड थे। पागल स्पेन की टीम बिना स्ट्राइकर के साथ गई थी। डिफेंस और बस मिडफील्ड, फैब्रेगासियस फॉल्स नहीं खेल रहे थे, कुछ भी हो रहा था और वही रुला के रख दिया था, क्योंकि बॉल गिव अप नहीं करना है। मिडफील्ड में पूरा गेम चल रहा है, स्पेन डोमिनेट कर रही है, स्ट्राइकर नहीं है, लेकिन वही 1-2 गोल मार देना है, उसके बाद तो फिर बॉल नहीं देना है। शायद अभी हम देख रहे थे पिछले सीजन ज़ावी के गेम में भी, जब वो मैनेजर था, बार्सिलोना पे ऐसे ही मैनेज कर रहा था। गोल मार देना है और फिर हम डिफेंस करेंगे, बॉल कंट्रोल करेंगे। खैर ये बात कभी और के लिए। अभी हम कर रहे हैं उस टीम की बात जो 2008 से 2012 तक स्पेन के लिए डोमिनेट की। और हम अगर माने तो वो डच नेशनल टीम, वो लेजेंडरी टीम, ब्राज़ील और शायद ये तीनों मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इनमें से ही कोई होगी। जब हम इंटरनेशनल टीम्स की बात करें तो डोमिनेटेड है। ये पहली टीम थी जो कंटिन्यूटिव 3 मेजर ट्रॉफी जीती थी और पहली टीम जिसने यूरोज डिफेंड किया था। 8 भी जीता, 12 भी जीता। इसमें मेन रोल लुइस आर्नागोस का ही रहा है, क्योंकि अगर शायद वो आइडेंटिटी चेंज करने की उनमें सोच नहीं आती, राउंड ड्रॉप नहीं होता, पोजीशन में वाले फुटबॉल खेलने का वो विजन नहीं दिखाते, वो रेवोल्यूशन करने की कोशिश नहीं करते, तो डेल पियोस्की वो चीज़ को इनहेरिट करके और आगे ना बढ़ा पाते। और स्पेन की उस फुटबॉल एसोसिएशन का भी बात करना पड़ेगा, जिन्होंने बैक किया डिस्पाइट ड्रॉपिंग देयर ग्रेट्स, चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ गेम। बट बात यहीं ख़त्म नहीं होती है ना, प्लेयर्स भी इनके पास वही थे, वो प्लेयर्स जिनको उस तरीके से हाइप नहीं किया जैसे इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट जनरेशन को दिया गया था। और इंग्लैंड ने कुछ नहीं जीता, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बात भी किया था, लेकिन इस स्पेन ने कुछ नहीं छोड़ा, जो खेला सब जीता। 30 मैच में अनबीटन रही है टीम और कुछ अलग ही चल रहा था। इट्स व्हाट अ क्रेजी मोमेंट। शायद मैं उस वक्त देख नहीं रहा था गेम, लेकिन अभी देखने पे और अभी पढ़ने पे रिपोर्ट्स पता चलता है कि क्या डोमिनेंस रही होगी। टीम खौफ खा रही थी इस स्पेन से कि इसके मिडफील्ड को कैसे तोड़ा जाए। इटली, जर्मनी सबको हराया इन्होंने इस टाइम पीरियड में। क्रेजी टीम असेंबल हुई थी। और अगर आपको जानना है कि इंग्लैंड की वो गोल्डन जनरेशन क्यों सक्सेस नहीं ले पाई, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं मेरा पुराना वीडियो, शायद इससे पहले यही डाला हूँ मैंने। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। गुड बाय।